So give the heading. Today's heading will be heating effect of current. नोटिस किया है जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है द वायर गेट्स हीटेड अप होता है ना। किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर क्या होता है, हीट अप हो जाता है। कभी पंखा अगर चल रहा हो काफ़ी देर से एंड इफ यू स्टॉप द फैन, सपोज आपने फैन चला दिया 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, एंड देन व्हेन यू स्टॉप द फैन, आप कभी टच करना फैन को, गर्म होता है ना, होता है ना। क्यों ऐसा होता है? तो गर्मी कहाँ से आती है? वेयर डू वी गेट द हीट फ्रॉम इन अ फैन और एनी अप्लायंस? जब उसमें करंट फ्लो होता है वो हीट क्यों हो जाता है? बताओ, एनी आइडिया? वो हीट क्यों हो जाता है? when we have any appliance, when we run an appliance, वो हीट क्यों होता है? बताओ। तो अप्लायंस को करंट पास करने पर हीट क्यों होता है? वो विल टेल। बोलो बोलो, एनी आइडिया क्यों होता है हीट? सोच सकते हो क्यों हीट हो रहा है? एनीवन हु वांट्स टू थिंक ऑन दिस? अगर कोई अप्लायंस में करंट पास हो रहा है तो वो हीट हो रहा है। सर तो होता ही होता है। क्यों होता है? देयर विल बी सम रीजन बिहाइंड इट ना। कुछ तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता होगा, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है ना। कुछ तो एनर्जी का चेंजेस वहाँ पे हो रहा है। हीट भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो अगर हीट एनर्जी डिसिपेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। वो रीजन क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, और कुछ? और कुछ? और कुछ? और कुछ? बोलो बोलो, ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, शायद समझ में आ जाए। नहीं, देखो बेसिकली होता क्या है, वी नो दैट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ वायर या इन अ कंडक्टर, दे अंडरगो सेवरल कोलिजन्स, है ना। दे कोलाइड अमंग्स देमसेल्व्स एंड दे कोलाइड विद द आयंस, विद द पॉजिटिव आयंस जो क्रिएट हुआ है मेटल के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे एक कोलिजन हुआ और अगला कोलिजन उसका यहाँ पर हुआ, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में कुछ स्पीड गेन करता है ना। इलेक्ट्रॉन जब दो कोलिजन के बीच में, इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी, गेन सम वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, एक कोलिजन हुआ, व्हेन इट हैज द सेकंड कोलिजन, इन बिटवीन दैट पीरियड, इन बिटवीन दैट टाइम, क्या कहते हैं हम लोग उसको? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम, याद है? उसमें द इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी, उसके बाद जब वो टकराता है ना, जब वो आयन से टकराता है, इट ट्रांसफर्स दैट एनर्जी टू द आयंस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जब टकराया, जब दौड़ता हुआ गया और यहां पर एक पॉजिटिव आयन से टकरा गया, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? इट विल ट्रांसफर दैट एनर्जी टू द आयन। अब आयन तो मूव करता नहीं है, तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एंड दैट वाइब्रेशन स्टार्ट्स टू कॉज सम हीट इन द मेटल। क्लियर है क्या? समझ में आया आइडिया? जस्ट नोट करो इस पार्ट को, जस्ट राइट दिस पार्ट, लिखो फटाफट। द phenomenon of production of heat in a resistor, the phenomenon of production of heat in a resistor, the phenomenon of production of heat in a resistor by flow of an electric current, by flow of an electric current, by flow of an electric current through it, through it is called heating effect of current. Heating effect of current is called heating effect of current और जूल हीटिंग। इसका नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल हीटिंग, दोनों ही हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? नोट करो ब्लॉट, लिखो इसका रीजन क्या है। कॉज लिखो, इसका कॉज क्या है? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, the kinetic energy gained by electrons during the
period between two collisions, during the period between the two collisions, is transferred is transferred to the metal ions is transferred to the metal ions at the time of collision, is transferred to the metal ions at the time of collision. The metal ions begin to vibrate about their mean positions. The metal ions begin to vibrate about their mean positions, and their average kinetic energy increases. And their average kinetic energy increases, thereby increasing the temperature. Thereby increasing the temperature. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आसान सा बात है ना, एक्सप्लेन हो गया आप लोग को ऑलरेडी. अब आते हैं, लिखो जूल्स लॉ. जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं, इजी चीज है बहुत. मान लो आपका ऐसे करके एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, और ये सर्किट जो लगा हुआ है यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस वी लगा हुआ है. क्लियर ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को. और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है मान लो. तो अगर हमने यहाँ पर V दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो क्या मैं कह सकता हूँ V इज इक्वल टू VA माइनस VB. ये बात समझ में आ रहा है, V इज इक्वल टू VA माइनस VB. कोई प्रॉब्लम. अब देखिए, सिंस I करंट इज फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है, तो लिखो इन टाइम t, in time t, the amount of charge flowing from A to B, in time t, the amount of charge flowing from A to B is Q is equal to I into T. Q is equal to I into B. ठीक है. अब सोचो कि जो चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है ए से बी तक, तो इट इज अंडरगोइंग अ डिक्रीज इन पोटेंशियल. that charge is undergoing a decrease in potential. समझ में आ रहा है, that charge is undergoing a decrease in potential. potential at A is more than potential at B. तो जो चार्ज है अगर वो पोटेंशियल का डिक्रीज झेल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आएगा. समझ में आ रहा है, बोलो. क्लियर हो रहा है. तो लिखो, एज अ चार्ज Q मूव्स थ्रू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, its potential energy decreases by the amount right. राइट, यही होगा ना, Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA, दैट इज माइनस Q इंटू कितना हो जाएगा ये, देखो मतलब अगर कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया तो उसका इतना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतना अमाउंट से कम हो गया. द पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस एक्चुअली, है ना, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया पोटेंशियल एनर्जी. बात समझ में आ रहा है. ये जो एनर्जी रिड्यूस हुआ है ये कहाँ जाकर के गेन हुआ होगा, ये जो एनर्जी रिड्यूस हुआ है ये कहाँ जाके गेन हुआ होगा, बोलो. ये जो एनर्जी रिड्यूस हुआ है कहाँ जाके गेन हुआ होगा, के में गेन हुआ होगा. बिकॉज वी नो दैट बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. तो जो लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का वो कौन गेन किया होगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा. जस्ट नोट दिस पार्ट अगेन. देखो, इफ द charges move through the conductor without suffering collisions, if the charges move through the conductor without suffering collisions, their kinetic energy would also change
their kinetic energy would also change, so that the total energy is conserved, yeah, unchanged. Their total energy is conserved or unchanged. So we can write K is equal to minus U, that is equal to Q into V. Q into V. That is Q कितना IT, so ITV और VIT. ये पार्ट का तो हमें लिख आ रहा है. समझ में आ रहा है. सो यही काइनेटिक एनर्जी जो है आयंस में ट्रांसफर हो जाता है एंड वी गेट द रिजल्ट फाइनली हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वी आई टी. एच इज इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी है ना. हमने क्या किया, v को लिख दिया आई आर. इफ v इज आई आर, h क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी. एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो राइट i एज v बाई आर. इट इज ऑल्सो इक्वल टू v square by r. So I have three formulae: VIT, I square RT, या V square by R into T. Depending on the conditions given in the question, we'll apply the formula accordingly. ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, इजी लग रहा है. तो आपने देखा कि the heat produced is directly proportional to the square of current, है ना, for a given R. अगर आपको R फिक्स है, R अगर गिवन है, तो जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ करंट. करंट जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा. अगला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन I. अगर I फिक्स है तो R से प्रोपोर्शनल है. अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, sorry, R for a given V, है ना. देखो ध्यान से. और लास्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन द सर्किट. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. जो आपको बताया उसी को मैंने बस अलग अलग 4 पॉइंट्स में नोट कर दिए. एनी प्रॉब्लम? ओके है ना. ओके. आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पावर. बताइए होगा क्या होता है. इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which work is done by a source of EMF, the rate at which the work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit, is called the electrical power of that circuit. मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट के बाद through a circuit is called the electric power of that circuit. और इसको एक तरह से हम लोग और बोल सकते हैं, it is the rate at which an appliance converts electric energy into other forms of energy. It is the rate at which an appliance converts electric energy into other forms of energy. है ना, सिंपल सी बात है. पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम.
वर्क डन कितना हो रहा है आपका, वी आई टी अपॉन टी, क्या हो जाएगा वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, तीनों ही इसमें हो सकता है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, पता ही होगा आपको। और एक यूनिट क्या है, 1 HP हॉर्स पावर इज हाउ मच, 746 वॉट। कोई दिक्कत नहीं है, आसान लग रहा है। अब यहाँ पे पता होगा आपको कि ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट थोड़ा अलग अलग होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दो, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is kilowatt hour, kilowatt hour. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. अपने याद है बात करते हैं ना कि इतना बिजली खर्चा हो गया, इतना यूनिट्स खर्चा हो गया, इतना यूनिट्स का बिल आ गया। सो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। हम लोग घर में जब बात नहीं करते कि 500 रुपये का बिल आया है, 1 यूनिट का इतना खर्चा है, यूनिट जब बात करते हैं हम लोग घर में, जो बिजली बिल में आता है, जो जिस जिस यूनिट में बिल आता है, इट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल ट्रेड, BOT भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना, दैट इज 1000 वाट इंटू 3600 seconds, that is 3.6 into 10 की पावर 6 watt second, ठीक है, that is 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। याद रख, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 joules, right? Similarly, you can write 1 watt-hour. 1 watt-hour is equal to 3.6 into 10 की पावर 3 joules. ये भी यूनिट है उसका। आगे लिखिए पावर रेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रेटिंग। क्या होता है बताइए, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग क्या होता है बताओ। एक्सेलेंट, सबका कैमरा ऑफ हो गया, वाह। मैं उस पेज पे क्या गया, सबका कैमरा ऑफ, नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं उस पेज पे गया जहाँ पे लिखते हैं हम लोग, मतलब जो मेरा वो वाला विंडो होता है, सबका कैमरा ऑफ हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बोलो आयुष, क्या बोल रहे थे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय द अप्लायंस, सही बोल रहे हो, लिखो फटाफट। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय द अप्लायंस। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड बाय द अप्लायंस when connected across the marked voltage of the mains. When connected across the marked voltage of the mains, it is the energy consumed by an appliance per second, energy consumed by an appliance per second when connected across the marked voltage of the mains. आपके पास कोई भी अप्लायंस अगर हो, एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वाटर हीटर हो, कुछ भी हो, सबके में देखो नीचे में ना एक स्टिकर लगाया हुआ रहता है, उसमें लिखा होता है पावर रेटिंग, लिखा होता है ना, देखा है आपने, उसमें एक पावर, कुछ वाट लिखा होता है और कुछ उसमें वोल्टेज लिखा होता है। ध्यान दिया आपने, कभी नोटिस किया है? आज देखना घर पे जाकर के, इलेक्ट्रिक आयरन हो, एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, हर चीज में देखना
पीछे में थोड़ा सा स्टिकर लगाया हुआ रहता है, तो लिखा रहता है, एक लिखा रहता है उसमें, एक लिखा आता है द वोल्टेज 230 वोल्ट लिखा रहता है, 230 वोल्ट, और उसमें लिखा होता है पावर, कि अगर मैं इस चीज को इतने वोल्टेज पे अप्लाई करूंगा, अगर मैं इस अप्लायंस इस एसी को अगर मैं 220 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो आई विल गेट दिस मच आउटपुट ऑफ पावर। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं इस अप्लायंस को उतना वोल्टेज दूंगा तो वो मुझे इतना पावर देगा। क्लियर है क्या? पावर रेटिंग का बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं देखे हो तो किसी भी अप्लायंस में जाकर देखना, घर में कुछ तो होगा, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी तो होगा, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी चीज आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक का, तो वहां पर लिखा होता है पावर रेटिंग। एक वोल्टेज दिया हुआ रहेगा और एक दिया हुआ रहेगा पावर, कि इतने वोल्टेज अगर मैं लगाता हूं इसके अंदर तो कितना पावर ये डिसिपेट करेगा, वही होता है पावर रेटिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पावर कंजम्पशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस। लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस, सीरीज पैरेलल। यहां भी हम लोग अब पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कैसा कंज्यूम होगा, पैरेलल में कैसा कंज्यूम होगा, एंड सो ऑन। पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। Power consumption in combination of appliances. फर्स्ट लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो मेरे पास 3 तो बल्ब लगा दिया हमने सीरीज में, ये क्या है? 3 बल्ब लगा दिए हम, कैसा? सीरीज में, और ये V वोल्टेज सप्लाई कर दिया उसको। अब पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन में आपका पावर कंजम्पशन कैसा होगा। पहला बल्ब जो है वो है P1 और उसका V वोल्टेज है, P2 और उसका भी कितना है? V है, और ये भी आपका P3, V है। समझ में आ रहा है? तीनों बल्ब का पावर रेटिंग लिखा मैंने। P1 क्या है? पहले बल्ब का पावर रेटिंग। P2 क्या है? दूसरे बल्ब का पावर रेटिंग। और P3 क्या है? तीसरे बल्ब का पावर रेटिंग। तीनों का ही वोल्टेज हमने क्या रखा है? V रखा है। गैस बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? P1, P2, P3 क्या है? तीनों बल्ब्स का पावर रेटिंग व्हेन दे आर कनेक्टेड टू V वोल्ट्स। ठीक है ना? तो पावर रेटिंग के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग पावर रेटिंग की हेल्प से निकालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि R1, ध्यान देना, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1। क्या मैं कह सकता हूं R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर? हमें पता है ना, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, फॉर्मूला याद है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो R क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P2, एंड R3 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P3। यहां तक क्या आपको समझ में सब कुछ आया ठीक से? एवरीवन, ये पॉइंट क्या क्लियर है आपको? बोलो बोलो। सो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज व्हाट? R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3। So let the total power dissipated be V। तो क्या मैं कह सकता हूं, सॉरी, बी P, दैट V स्क्वायर बाय P, ध्यान देना, इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3, राइट? तो ये हो जाएगा 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। देखिए समझ में आया क्या? बताइए। समझ में आया? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो फटाफट। इफ देर आर n appliances, if there are n appliances, if there are n appliances having
same power P, if there are n appliances, n bulbs having same power P, then the effective power in series will be equal to P by 1, है ना. Effective power in this will be P by n. आगे लिखो. Since they are in series, the current through them will be same. Since they are in series, the current through them will be same. Since they are in series, the current through them will be same. I कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये पार्ट क्या समझ में आ रहा है? ये पार्ट क्या समझ में आ रहा है? हेलो बोलो. यस सर. अब जो बता रहा हूं ये बहुत ही क्रूशियल चीज है. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा होगा. अब जो बता रहा हूं ये काफी क्रूशियल चीज है, ध्यान रखना है इस चीज का. इसका आप यूज करके एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इससे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है. तो लिखिए, द ब्राइटनेस ऑफ द थ्री बल्ब्स विल बी, द ब्राइटनेस ऑफ द थ्री बल्ब्स विल बी. देखो ब्राइटनेस डिपेंड किस पे करेगा? कितना पावर डिसिपेट हो रहा है ना. ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगा? कितना पावर डिसिपेट हो रहा है. तो ब्राइटनेस ऑफ द थ्री बल्ब्स विल बी P1 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, है ना. P2 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2 और P3 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R3. ठीक है. अब ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू वॉट? V स्क्वायर बाय P, है ना. R क्या है? R क्या है? V स्क्वायर बाय P, है कि नहीं. तो क्या मैं कह सकता हूं, सिंस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, या फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर, द बल्ब हैविंग, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है वाला, द बल्ब हैविंग द लोवेस्ट वॉटेज, द लोवेस्ट पावर, the bulb having the lowest wattage will have maximum resistance and will glow with maximum brightness. The bulb having the lowest power, that is lowest wattage, will have maximum resistance and it will glow with maximum brightness. समझो क्या हो रहा है. जो पावर डिसिपेट हो रहा है ना P1 डैश, ये कितना है? आई स्क्वायर R1. कितना है? कितना है? आई स्क्वायर R1, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर हो रहा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर आउटपुट भी ज्यादा होगा. समझ रहे हो? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्लो करेगा बल्ब, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर. बट वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर वाटेज. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर. इसका मतलब जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा. समझ में आ रहा है? अगर मैं 3 बल्ब को प्लेस कर दिया सीरीज में, तो क्या देखना है आपको? किस बल्ब का पावर कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा. सुनने में और लगता है मगर वही सही है. अगर 3 बल्ब को हमने सीरीज में प्लेस कर दिया तो जिसका पावर वाटेज कम रहेगा, जिसका वाटेज कम रहेगा, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा ब्राइटली. ठीक है क्या? ये बात क्या सबको समझ में ठीक से आ रही है एवरीवन? यस सर. होपफुली आ रही हो. इसी में एक बात और ऐड कर लो. When the current exceeds the maximum safety limit, the bulb with lowest wattage will be fused first. जो ज्यादा चमकेगा वही जल्दी बुझेगा. The bulb with lowest wattage will be fused first.
ठीक है, जो लोवेस्ट वोल्टेज का बल्ब होगा वही बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, है ना। और जब आपका करंट अगर सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले वही बल्ब उड़ेगा। इज दैट राइट? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज से हम लोग कहां पे आ गए? है ना, वही आप ले लो P1 P2 P3, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, जो भी ये भी ठीक है, कर लिया। अब तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या हो जाएगा? R1 कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P1। R2 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P2। और आपका R3 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P3। ये बात समझ में आ रहा है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. You will have 1 by R, अब वही करो, V स्क्वायर बाई R कर लो फटाफट, पूरा मल्टीप्लाई कैसे कर दो आप? पूरा मल्टीप्लाई कैसे कर दो? V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल। ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अरे यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान से, V स्क्वायर बाई आर क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, इफेक्टिव पावर। V स्क्वायर बाई आर क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 क्या बन जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। दिख रहा है तीनों? तो जो काम पैरेलल में होना था वो काम सीरीज में हो गया, और जो काम सीरीज में था वो पैरेलल में हो गया। देख लिया? तो लिखो, फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन the effective power is equal to the sum of powers of individual appliances. In parallel connection, the effective power is equal to the sum of powers of individual appliances. We can write, if there are n bulbs each having P wattage, if there are n bulbs each having P wattage, then in parallel P effective is equal to NP. In parallel P effective is equal to NP, and P1 will become V square by R1, P2 will become V square by R2, and P3 will become V square by R3. समझ में आ रहा है? यहां पर क्या सेम रहेगा? देखो ध्यान देना, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट वॉज सेम, इसलिए हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट वॉज सेम, दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला या दिस रिलेशन, बट हियर द वोल्टेज इज सेम, तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। दिख पा रहा है? जिसका रेजिस्टेंस कम उसका वोल्टेज ज्यादा, उसका पावर ज्यादा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? यहां पर क्या हो रहा है? आर आपका डिनोमिनेटर में आ गया, वी तो कांस्टेंट है तीनों के लिए, तीनों का लगा हुआ है पैरेलल में, तो तीनों में क्या होगा? वी विल बी कांस्टेंट। सो वी स्क्वायर बाय R1, वी स्क्वायर बाय R2, वी स्क्वायर बाय R3, ये सभी में क्या होगा? जितना छोटा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर आउटपुट, उतना ज्यादा ग्लो। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? ठीक से बोलो। पता नहीं यार क्या रिस्पॉन्स, कुछ समझ में नहीं आता। कैमरा ऑन करेंगे नहीं हम लोग, रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, तो मेरी भी जिम्मेदारी फिर नहीं है यार। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ। समझ में आता है नहीं आता है मेरे को मतलब नहीं है उस चीज़ से, मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो P1 P2 P3
ये आ गया. Just write right here. As the resistance of the highest wattage bulb is minimum, as the resistance of the highest wattage bulb is minimum, it will glow with maximum brightness. It will glow with maximum brightness. Will glow with maximum brightness. If the current in the circuit exceeds the safety limit, if the current in the circuit exceeds safety limit, if the current in the circuit exceeds the safety limit, the bulb with highest voltage will be fused first. The bulb with the highest voltage will be fused first. For this reason, the appliances in houses are connected in parallel. For this reason, the appliances in houses are connected in parallel. ठीक है क्या? ओके. आगे लिखो एक पॉइंट यहां पर, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ देखो, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, दैट इज VI is the output and EI should be the input. ठीक है ना? So V upon ठीक है ना, ये बात देख लीजिए. देखिए, द आउटपुट पावर ऑफ अ सोर्स, द आउटपुट पावर ऑफ अ सोर्स ऑफ EMF is maximum. The output power of a source of EMF is maximum when the external resistance in the circuit, when the external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source. क्या बोल रहे? The power output is maximum if the external resistance in the circuit is equal to the internal resistance of the source. ये आपका R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है मेरे को? V मिल रहा है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. लेट EMF of the cell is E, resistance is R, and external resistance is capital. ठीक है. नाउ I इज द करंट थ्रू द रजिस्टर. कितना है? कितना हो जाएगा बताओ? टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, E डिवाइड बाय R प्लस R. क्लियर ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताओ, कोई प्रॉब्लम? नाउ पावर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R. पावर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R. सो you'll have E अपॉन R प्लस R का स्क्वायर इंटू R. सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं? ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें. यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? E स्क्वायर R अपॉन R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4R. लिख सकता हूं क्या? ये पार्ट समझ में आया? बस मॉडिफाई कर दिया. R प्लस R को मैंने R माइनस R के स्क्वायर के टर्म्स में लिख दिया. समझ में आ गया? सो P will be maximum if denominator
is least. That is r minus r is 0 because r minus r is a negative is a square term. ये कैसा है? स्क्वायर टर्म है. इट कांट बी नेगेटिव, इट कैन ओनली बी 0. क्या आंसर है? प्रूव हो गया. मैक्सिमम पावर थ्योरम प्रूव हो गया. r इज इक्वल टू r, है ना? जो हमने बोला स्टार्टिंग में वो चीज समझ में आपको आ गया. ठीक है. नाउ P मैक्स, ये तो कंडीशन हो गया ना कि एट r इज इक्वल टू r द पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम. अब वो मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना होगा? तो वहां पर जहां पर आपके पास r दोनों r को इक्वल कर दीजिए फटाफट. क्या बन जाएगा? आप कैपिटल R को स्मॉल r रख दीजिए ना. E स्क्वायर बाय 4r दिस द पावर आउटपुट. क्लियर है क्या? E स्क्वायर बाय 4r कैसे निकाला? हमने कैपिटल R को स्मॉल पुट कर दिया. कंडीशन क्या था? R इज इक्वल टू R कंडीशन था. मैंने क्या किया? जहां पर कैपिटल R था वहां पे स्मॉल r पुट कर दिया. मुझे ये फॉर्मूला मिल गया. इजी है ना? यहां पे एक स्टार पॉइंट नोट कर लो. इफ यू हैव डन दिस, यहां पे एक स्टार पॉइंट आप नोट करो फटाफट. व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड, मतलब बैटरी को लेकर के हमने बिना कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट कर दिया. बैटरी इज शॉर्टेड. व्हेन द बैटरी इज शॉर्टेड R becomes 0, है ना? When the battery is shorted, R becomes 0. Therefore, P output will be 0. समझ में आ रहा है? अगर बैटरी शॉर्टेड हो गया है, रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं सर्किट के अंदर. There is no external resistance. इसका मतलब क्या हो गया? P output will be 0. देखो, in this case, the entire power of the battery, in this case, the entire power of the battery is dissipated as heat. In this case, the entire power of the battery is dissipated as heat inside the battery due to its internal resistance. Due to its internal resistance. समझ में आया बात? देखो ध्यान से, ये मेरा बैटरी है. अब बैटरी का काम क्या था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ पावर डिसिपेट करे. बट अगर यहां पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो, इट इज कंप्लीटली शॉर्टेड, पूरा शॉर्टेड हो गया. तो अब बताओ पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कहां पर है? बैटरी के अंदर. क्लियर है क्या? पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कहां पर है? बैटरी के अंदर. तो पावर डिसिपेट कहां होगा? बैटरी के अंदर. समझ में आ रहा है यार? ये पार्ट समझ में आ रहा है? यस सर. आगे लिखो, एक और स्टार पॉइंट लिखो फटाफट. राइट वन मोर स्टार पॉइंट. when a source of EMF is delivering maximum power, when a source of EMF is delivering maximum power, when a source of EMF is delivering maximum power, its efficiency is only 50%. When a source of EMF is delivering maximum power, its efficiency is only 50%. देखो तो efficiency क्या था? VI by EI. समझ में आ रहा है? राइट? याद आया? अब जस्ट किया ना 10 साल पहले हम लोग ये चीज. एफिशिएंसी क्या था? R अपॉन R प्लस R. सो एट P मैक्स R इज इक्वल टू कैपिटल R. एफिशिएंसी इज इक्वल टू R बाय 2R. That is how much? Half. How much? समझ में आया क्या गाइस? बोलो तो. क्लियर है? इजी है? बताओ प्लीज. क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ये तो था एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. अब एक स्मॉल पॉइंट पर लिख दो, एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द
एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अभी किसका बात किया हम लोग? सोर्स ऑफ ईएमएफ की। एक ईएमएफ का सोर्स का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट में लगाया हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का बराबर हो जाए तो ईएमएफ अपना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है कि नहीं? ईएमएफ क्या कर पाएगा? अपना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाएगा। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस का। मान लो एक मोटर है, एक मोटर कब मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा? समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपका टीचर हूं, सो आई एम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। आप सब लोग क्या हो? अप्लायंसेस हो। सो मैं किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिलीवर करूंगा वो अलग चीज हुआ, और फिर मेरे से सीख करके आप किस कंडीशन में अपना मैक्सिमम डिलीवर करोगे एग्जाम के टाइम पे। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों चीजों में अंतर समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ का मैक्सिमम पावर और अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मैक्सिमम पावर। तो लिखो एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस is the ratio of output power to the input power. Is the ratio of output power to input power. यहां पर देखो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? देखो यहां पर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट मैकेनिकल पावर, है ना? कोई मोटर वोटर का बात कर रहे हैं। आउटपुट मैकेनिकल पावर, मोटर हो गया, पंखा हो गया, एक ही बात है, प्लस पावर लॉस्ट ड्यू टू हीट। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर और इनपुट। इनपुट क्या है दिखा दिया, ठीक है क्या? डन। यहाँ पे एक क्वेश्चन उनको बराबर, राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर, राइट अ क्वेश्चन। An electric motor runs on a DC source. An electric motor runs on a DC source of EMF E. An electric motor runs on a DC source of EMF E and internal resistance R. An electric motor runs on a DC source of EMF E and internal resistance small r. Show that the output power is maximum. Show that the output power is maximum when the current drawn by the motor is E by 2R. Show that the output power is maximum when the current drawn by the motor is 2R. Current drawn by motor is 2R. हाँ 2R नहीं, E by 2R। तो बहुत सिंपल सा इजी चीज है। लिखो यहाँ पे let the current drawn by the motor be I. Let the current drawn by the motor be I. तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा? ये पार्ट समझ में आ रहा है? दिस इज द पावर आउटपुट, टोटल मैक्सिमम पावर माइनस आई स्क्वायर आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, उसके कारण जो पावर घटेगा वो डिसिपेट माइनस कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। For P to be maximum, dP by di should be 0। सिखाया गया होगा आपको क्लास 11 में ही, कैलकुलस में मैंने भी सिखाया था, और अगर ठीक से याद नहीं है तो मैथ से पढ़ेंगे हम लोग कि whenever we want to maximize और minimize something, आप उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए।
है ना। अगर हमें कहीं भी किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो dp बाई डी आई क्या बन जाएगा, e माइनस 2ir, ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2ir इज इक्वल टू e लाइक दैट I इज इक्वल टू e बाई। देखिए समझ में आ रहा है क्या, बताइए, क्लियर है क्या? प्लीज देखिए समझ में आ रहा है तो बताइए। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। कोई दिक्कत? तो हाँ, वो p इक्वल टू ई आई माइनस आई स्क्वायर, वो कैसे लिखे बेटा आप? ई आई क्या है, देखो आपको मैंने क्या बताया था कि आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल पावर माइनस हीट लॉसेस, नहीं क्या? समझ में आ रहा है? आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, इनपुट पावर माइनस पावर लॉस ड्यू टू हीट। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ध्यान से अंजलि, हाँ सर। है ना। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, इनपुट पावर माइनस पावर लॉस ड्यू टू हीट। तो अगर बैटरी का ईएमएफ ई है तो उसका इनपुट पावर कितना हो जाएगा, ई आई माइनस हीट लॉस आई स्क्वायर आर। अभी ठीक? हाँ सर। अब इसका बहुत तरह का यूज दिया हुआ है जो आपको ऑलरेडी पता है। हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंस, आयरन हो गया, बॉयलर हो गया एंड सो ऑन। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता है यूज, इलेक्ट्रिक आर्क में होता है। दीज थिंग्स आई एम नॉट टीचिंग यू। पढ़ाओ क्या? तो लिख ही लो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। देखो इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पहला है हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेस। Household heating appliances. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज को तो पता है ना आपको क्या होता है, फ्यूज का पता है ना क्या होता है, मेल्ट हो जाता है एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट। तो नोट कर लो फ्यूज के बारे में 2 लाइन, जस्ट राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट द फ्यूज। A fuse wire must have high resistivity and low melting point. A fuse wire must have high resistivity and low melting point. It is put in series with live wire. It is put in series with the live wire in a circuit. It is put in series with the live wire in a circuit. When the current exceeds a safety limit, when the current exceeds the safety limit, it melts and breaks the circuit. It melts and breaks the circuit. ठीक ठाक? एक क्वेश्चन और नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, why is electric power
transmitted, why is electric power transmitted at high voltages and low currents, at high voltages and low currents, why is electric power transmitted at high voltages and low currents at distant places. आपने सुना होगा ना कि अगर मान लो जब हम लोग इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये जो हाई टेंशन वायर रहता है, देखा है आपने, जो हाई टेंशन वायर होता है 11,000 वोल्ट का रहता है. कितना? 11,000 वोल्ट. इतना हाई वोल्टेज भेजते हैं हम लोग वायर को. क्यों भेजते हैं? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. आ रहा है ना? हम लोग इतने हाई वोल्टेज पे क्यों भेजते हैं? जस्ट राइट इट. क्या क्यों ऐसा करते हैं? लिखो फटाफट. The transmission cables have resistance. The transmission cables have resistance. And power is wasted in them as heat. Power is wasted in them as heat. Now, if power P is delivered to a load R, if power P is delivered to a load R via transmission cables of resistance RT. इससे बोल रहा हूँ, if power P is delivered to a load R via transmission cables of resistance RT and if V is the voltage across the load, and if V is the voltage across the load and I is the current through it, if V is the voltage across the load and I is the current through it, तो P क्या हो जाएगा? V into I. समझ में आ रहा है? हम जहाँ डिलीवर हमको करना है, जहाँ हमको डिलीवर करना है उससे अगर वोल्टेज V है और उसमें करंट कितना जा रहा है? I, तो पावर कितना डिलीवर हो रहा है? T इज इक्वल टू V इंटू आई. ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? तो पावर वेस्टेज कितना हो जाएगा? PT, दैट इज I स्क्वायर RT. समझ में आ रहा है क्या? बोलो. अगर मैं इतना करंट I करंट कैरी कराऊंगा इस वायर के अंदर, तो वायर में कितना वेस्टेज होगा? I स्क्वायर RT वेस्टेज होगा ना. बोलो, ये बात समझ में आता है? अगर मैं वायर के अंदर I करंट फ्लो करवाता हूं और वायर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो RT है, तो वायर के अंदर कितना वेस्टेज होगा? I स्क्वायर RT वेस्टेज होगा. ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, I का वैल्यू कितना है? P बाई V. P by V square RT, that is P square RT by V square. P square RT by V square. ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? Therefore, the power wasted in transmission cables is inversely proportional to the square of voltage. अब समझ में आ गया क्यों हम लोग हाई वोल्टेज पे देते हैं? द पावर वेस्टेड इन ट्रांसमिशन केबल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज. अब लिख दोगे इसका आंसर, आएगा कभी तो. समझ आ गया क्या गाइस? बोलो, क्लियर हो गया एवरीवन? ओके ना? देखो, A heating element is marked 210 volt 630 watt. तो R कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P. R कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P, राइट? निकल जाएगा R. हाँ सर. कितना आएगा ये? $70 ओम. अब पूछा कितना करंट ड्रॉ करेगा?
I is equal to V by R. So you have 210 by 70. कितना करंट ड्रॉ करेगा? 3 एम्पियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक और ट्राई करते हैं, इजी क्वेश्चन सा. फटाफट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है. इन सब में टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करो. Operates at 50 volt supply and draws a current of itna. If the motor yields a mechanical power of 150 watt, what is the percentage efficiency of the motor? क्या होगा? आउटपुट पावर कितना है? 150 वॉट है ना. इनपुट पावर कितना है? 50 वोल्ट इंटू 12 एम्पियर 600 वोल्ट. कितना आसान सवाल है यार. 2.9 ओम है. क्या जी? क्या बोल रहे हो बताओ. 2.9 ओम. 2.9 ओहम. तो पूछा है एफिशिएंसी. ओहम कहाँ से आ गया इसमें? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. Answer is 2.9 ohm. 2.9 ohm. An electric motor operating on 50 volt DC draws a current of 12 ampere. है ना. आपको क्या दिया है? एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया है, वो कितना कितना ड्रॉ करता है वो बता दिया आपको. एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 30%. समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 30%. यानी कि पावर डिसिपेटेड एज हीट. पावर डिसिपेटेड एज हीट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ. 30% जो है उसका एफिशिएंसी है, मतलब 70% जो है वो उड़ गया पावर हीट की तरह. समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर.